दोस्तों नमस्कार। सियासत की अपनी चाल होती है और शतरंज की बिसात पर कौन मात करेगा और कौन हारेगा, ये तो चाल पर निर्भर होता है। 22 तारीख को जब नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया, समूचा गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि वो तमाम लिबरल पत्रकार भी कहने लगे थे कि अब तो चुनाव मोदी की झोली में गया। और वो इसलिए कह रहे थे कि जिस तरह से पिछले 13 दिन से चल रहा था, पूरा देश राममय, अयोध्या की हर खबर, मोदी जी के कहां पांव पड़ रहे हैं, 11 दिन से क्या अनुष्ठान कर रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, कहां पर सो रहे हैं, ये लगातार दिखाया जा रहा था। लोगों की आंखों में सिर्फ यही झोंका जा रहा था। ऐसे में वो तमाम लिबरल पत्रकार भी जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें चश्मे से यह दिखाई पड़ रहा था कि इलेक्शन तो मोदी के झोली में गया, क्योंकि उन्होंने सड़कों पर वो हुजूम देखे जो भगवा लहरा रहे थे, शाम को वो पटाखे सुने, दीप देखे और उनको लगा कि इलेक्शन तो खत्म हो गया, मोदी की तीसरी बार ताजपोशी हो गई। लेकिन 24 घंटा ही बीता था कि एक बड़ी धमाकेदार खबर आती है जिससे उन लोगों के होश पाख्ता हो गए होंगे। उन्हें समझ में आया होगा कि असली सियासत क्या होती है। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि मंदिर से वोट नहीं मिलने वाला और बढ़ने वाला तो कतई नहीं। राम मंदिर के आंदोलन का जो असर होना था वो 90 के दशक में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार में आने का मौका मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी को जब पूर्ण बहुमत मिला तो वो मंदिर के आंदोलन पर नहीं था। भले ही गोधरा की अपनी स्मृतियां थी उनके साथ और एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में उनकी छवि थी, लेकिन वो भी ख्वाबों पर सवारी करके आए थे। अच्छे दिन के वादे और न जाने कितने वादे थे, मैं कई बार उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन खास था ओबीसी का फेस, ओबीसी चेहरा। ये 3 चीजें थीं जिसने कारपोरेट मीडिया के जरिए ब्रांडिंग करके मोदी को दिल्ली तक पहुंचाया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिनको यह लग रहा था कि अब तो इलेक्शन गया मोदी के पक्ष में, लेकिन मोदी इस बात को जानते थे और इसीलिए उन्होंने 24 घंटे बीतते बीतते एक ऐलान कर दिया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। बिहार के जननायक कहे जाने वाले, बिहार के अंबेडकर माने जाने वाले, मंडल कमीशन के पहले पिछड़ों को आरक्षण देने वाले और ओबीसी और लोअर ओबीसी ईबीसी में आरक्षण को विभाजित करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के नरेंद्र मोदी ने अपनी असली चाल चली। जिस मंदिर के आधार पर वोट मिलता है वो दरअसल केवल अपर कास्ट है। हो सकता है कि मंदिर के निर्माण के जरिए अपर कास्ट का 5% वोट और ज्यादा मिल जाए, यानी अभी अगर वो 90% था तो हो सकता है कि 95% हो जाए। लेकिन अति पिछड़ा, दलित, ये वोट, बल्कि ओबीसी भी, माने अपर ओबीसी भी, ये वोट खास करके जहां मैं बैठा हूं वहां की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश जहां पे मंदिर है, वो मंदिर के आधार पर वोट नहीं करता। वो ओबीसी और दलित, एंटी मुस्लिम तो कतई नहीं, सांप्रदायिक कतई नहीं। आस्था तो उसकी भी हो सकती है, आस्था तो यादवों की भी हो सकती है, लेकिन वोट वो अपनी पार्टी को देते हैं। आस्था तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कुछ जाटवों की भी हो, लेकिन वोट बीएसपी को जाता है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर का संबंध दलित और पिछड़ों से नहीं है। हाँ, उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन वोट उस आधार पर नहीं है। इसीलिए यह गेम खेला गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के उस आत्मसम्मान के सवाल को, उस स्वाभिमान के सवाल को और पिछड़ों के अपने राजनीति में प्रभाव के सवाल को दिखा करके वोट हासिल किया जाए। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जाति की राजनीति के सबसे माहिर नेता हैं। ओबीसी कार्ड हो, अति पिछड़ा कार्ड हो, जाटव कार्ड, नॉन जाटव कार्ड हो, आदिवासी कार्ड हो, एक आदिवासी सम्मानित महिला को राष्ट्रपति बनाना उसी राजनीति का हिस्सा है। एक दलित को पहले राष्ट्रपति बनाना उसी राजनीति का हिस्सा था। तो असली कार्ड ये है, माने जाति की विशुद्ध राजनीति करना, ये बीजेपी और आरएसएस से बेहतर किसी को नहीं आती। हालांकि ये ठप्पा तो बीएसपी पर लगता है, आरजेडी पर लगता है, तो कभी नीतीश कुमार पर लगता है। यानी जो भी मंडल की पॉलिटिक्स करने वाली जातियां हैं या जो दलित राजनीति करने वाली जातियां हैं, दलित लीडरशिप वाली जातियां हैं, वो जातिवादी तो हैं, लेकिन आरएसएस जो विशुद्ध जाति के आधार पर वोट बैंक तैयार करती है, अपर कास्ट की अपनी लीडरशिप और अपर कास्ट नीतियों को आगे कर करके जो राजनीति करती है, उसे जातिगत राजनीति नहीं कहा जाता। यह भी एक फिनोमिना है, यह भी एक नैरेटिव है। तो दरअसल असली खेल तो यहां छुपा हुआ था कि मंदिर नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर। और अब मायावती ने जब कांशीराम के भारत रत्न की मांग कर दी है, इसके पहले तेजस्वी यादव ने भी यह मांग की। पसमानदाओं की तरफ से अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। और नरेंद्र मोदी की निगाहें पसमानदा मुसलमानों की तरफ भी हैं। पिछले एक साल के भीतर वो पसमानदा का बड़ा सवाल उठा रहे हैं। पहले मुस्लिम महिलाओं का सवाल उठाया, ट्रिपल तलाक का, और फिर अब पसमानदा समाज जो पूरे मुस्लिम समाज में तकरीबन 85 से 90% है, बिल्कुल वही स्थिति है जो हिंदू समाज में है। उसी तरह का सामाजिक भेदभाव मुस्लिम समाज में भी व्याप्त है। और पसमानदा जो ज्यादातर उसी तरह से दलित है, उसी तरह से पिछड़े समाज की जातियां हैं, उसी तरह की वो आदिवासी कुछ जातियां भी हैं उसमें, तो वो समाज भी धीरे धीरे अपने प्रतिनिधित्व और आरक्षण की बात कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसे प्रतिनिधित्व के जरिए जोड़ना चाहते हैं। राजनीति में असली सवाल इस समय आत्मसम्मान का खड़ा हुआ है, और वो सवाल संवैधानिक अधिकारों का भी है, प्रतिनिधित्व का ही नहीं केवल बल्कि एजेंडे का भी है। तो इस आधार पर राजनीति अब आगे बढ़ेगी और उसी कार्ड को खेला नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अभी एक ऐसा क्षत्रप है, एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को चैलेंज कर सकता है, और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हालांकि अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पलट जाएंगे, अभी जैसे वो पाला बदल करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार में अभी ये खूबी है कि वो दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। उनको अपनी सियासत को भी वजूद में रखना है, और ये किसी भी राजनेता को हक है। अगर ये नीतीश कुमार गेम खेल रहे हैं तो कुछ भी उसमें गलत नहीं है। अब नीतीश कुमार चले जाएं तो उनको फिर बीजेपी का पिछलग्गू कहा जाए, नहीं जाए तो बीजेपी से मुठभेड़ करने वाला कहा जाए। ये तो एक अलग तरह की मानसिकता है। लेकिन असल में मैं समझता हूं कि एक पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते, एक लीडर होने के नाते नीतीश कुमार को ये अधिकार है कि वो
इस आधार पर राजनीति करें, चुनाव करें। लेकिन अगर इंडिया अलायंस में उन्हें भूमिका कोई बड़ी मिलती है, उनके मनमाफिक मिलती है, अब वो जो भी हो, जो वो सोचते हो, लेकिन अभी नीतीश कुमार ही जो कर्पूरी ठाकुर की उस विरासत को आगे ले जाने वाले रहे, जिन्होंने खुद कहा कि कर्पूरी ठाकुर के कामों को हमने आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर ने भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया था, हमने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि ये कमेंट लालू की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन खैर यही तो चेक एंड बैलेंस की राजनीति है नीतीश कुमार की। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार पलटी ही मारने वाले हैं। हो सकता है वो चले जाएं, लेकिन अभी चीजों को अपने हाथ में रखना और उसके जरिए बार्गेनिंग करना, ये नीतीश कुमार की बड़ी खूबी है। और नीतीश कुमार ही हैं जो आगे चल करके इंडिया अलायंस को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जाति की राजनीति को मथना अगर किसी को आता है नरेंद्र मोदी की तरह, तो फिर वो नीतीश कुमार है। और इसलिए राजनीति मंदिर से नहीं, बल्कि राजनीति जातियों के प्रतिनिधित्व, उनके सम्मान और स्वाभिमान के सवाल पर और उनके एजेंडे के सवाल पर आगे बढ़ेगी। और वो काम नीतीश कुमार कर सकते हैं जिसे नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने मंदिर के 24 घंटे बीतते बीतते वो दांव खेला है। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए। धन्यवाद।